लास्ट क्लास में हमने सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट किया था और सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ जनरल पॉइंट है वो डिस्कस किए थे। उसके बाद में हमने सेल मेम्ब्रेन के मॉडल्स हैं वो स्टार्ट किए थे, जिसमें टू मॉडल्स के बारे में हमने बात की थी। एक सैंडविच मॉडल था और दूसरा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था। बच्चों, ये दोनों मॉडल रिजेक्टेड मॉडल थे। रिजेक्टेड होने का रीजन क्या था? रीजन ये था कि दोनों मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी का रीजन क्या है और सेलेक्टिव परमेबिलिटी का रीजन क्या है। उसके बाद में नेक्स्ट जो मॉडल आया उसका नाम है फ्लूइड मोजेक मॉडल। क्या नाम है? फ्लूइड मोजेक मॉडल। फ्लूइड मोजेक मॉडल है, ये किसने दिया था? ये दिया था बच्चों सिंगर एंड निकोलसन ने। और जब भी आपको सेल मेम्ब्रेन की रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा जाए और उस क्वेश्चन का अगर आंसर करना है तो फ्लूइड मोजेक मॉडल के अकॉर्डिंग करना है। फ्लूइड मोजेक मॉडल के अकॉर्डिंग क्यों करना है? क्योंकि मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है सेल मेम्ब्रेन के लिए, वो है फ्लूइड मोजेक मॉडल। आप बोलोगे सर इसको मोस्ट एक्सेप्टेबल क्यों बोला गया? बच्चों, इसको इसलिए मोस्ट एक्सेप्टेबल बोला गया क्योंकि फ्लूइडिटी एंड सेलेक्टिव परमेबिलिटी दोनों के रीजन जो दिए थे वो दिए थे सिंगर एंड निकोलसन ने। मतलब फ्लूइड मोजेक मॉडल के अंदर आपको फ्लूइडिटी का भी रीजन मिलेगा और साथ में सेलेक्टिव परमेबिलिटी का भी रीजन मिलेगा। जब दोनों के रीजन बता दिए गए तो इस मॉडल को बोला गया कि ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है सेल मेम्ब्रेन के लिए। मैं उसकी फोटो बना रहा हूं, आप भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं कोई जरूरी नहीं।
फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस बनते हैं और बच्चों नीट के अंदर मेनी टाइम्स यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया है बार बार कि सेल मेम्ब्रेन के लिए मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल कौन सा है। तो बच्चों याद रखना आप लोगों को कौन सा है, फ्लूइड मोजेक मॉडल। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है बार बार कि फ्लूइड मोजेक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए कभी भी, क्योंकि दोनों क्वेश्चन ही बहुत इजी है और ये स्कोर करने वाले क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। बात करते हैं फ्लूइड मोजेक मॉडल के अंदर प्रोटीन एंड लिपिड का अरेंजमेंट कैसा बताया। बच्चों सिंगर एंड निकोलसन ने बताया कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन एंड लिपिड का अरेंजमेंट कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे पहले बताया गया था, पहले वाले साइंटिस्ट ने यह बताया था कि पहले प्रोटीन रहती है, फिर लिपिड रहता है, फिर लिपिड रहता है और फिर क्या मिलती है, प्रोटीन। कुछ क्या ऐसा अरेंजमेंट बताया गया था। लेकिन अब जो साइंटिस्ट आए सिंगर एंड निकोलसन, उन्होंने बोला कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता, रेंडमली प्रेजेंट रहते हैं प्रोटीन। और ये रेंडमली प्रेजेंट रहते हैं प्रोटीन, ये फोस्फोलिपिड में रहते हैं। बच्चों आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में फोस्फोलिपिड के बारे में कुछ पॉइंट बताए थे। फोस्फोलिपिड है, उसके अंदर फैटी एसिड प्रेजेंट रहते हैं और फैटी एसिड के अंदर 2 टाइप के फैटी एसिड रखेगा, एक सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। लेकिन आपको यह भी मैंने बता रखा है कि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फोस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर मैक्सिमम प्रेजेंट रहेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, उनकी नेचर होती है लिक्विड। तो फोस्फोलिपिड की भी नेचर कैसी हो गई, लिक्विड। अगर बच्चों फोस्फोलिपिड लिक्विड नेचर का है तो क्या सेल मेम्ब्रेन को लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाएगा। अगर सेल मेम्ब्रेन को लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाएगा तो सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करवाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किसके अंदर मिलते हैं, फोस्फोलिपिड में। क्लियर है पॉइंट। अब बच्चों यहां पर मैंने आपके सामने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाई है। इस सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो फोस्फोलिपिड नजर आ रहे हैं। और फोस्फोलिपिड किस फॉर्म में नजर आ रहे हैं, क्या बाइलेयर फॉर्म में नजर आ रहे हैं। फोस्फोलिपिड के जो हेड है वो हेड मिलेंगे आउटर साइड और टेल मिलेगा इनर साइड। आप ये भी जानते हो हेड हाइड्रोफिलिक होता है और टेल होता है हाइड्रोफोबिक, यस और नो। अब ये जो फोस्फोलिपिड है, फोस्फोलिपिड की नेचर होगी लिक्विड, क्योंकि ये फोस्फोलिपिड मोर अमाउंट के अंदर रखते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर लिक्विड नेचर है तो इस पूरे के पूरे फोस्फोलिपिड में आप देखोगे तो रेंडमली प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे। जो भी आपको रेड कलर से दिखाया गया है वो बच्चों प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। अब ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, ये रेंडमली प्रेजेंट है। कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स अरेंजमेंट नजर आएगा, फिक्स सीक्वेंस के अंदर ये प्रेजेंट रहेंगे, नहीं, रेंडमली प्रेजेंट रहेंगे। और जब रेंडमली प्रेजेंट रहेंगे तो मैं बोलूंगा फोस्फोलिपिड के अंदर ये प्रोटीन मोज़ेक फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, यानी स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होगा। तो इसको समझाने के लिए एक लाइन बोली जाती है और उस लाइन के लिए बोला जाता है कि प्रोटीन आइसबर्ग प्रेजेंट इन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। यानी फॉस्फोलिपिड को तो क्या बोला गया है, सी। और उस सी के अंदर प्रोटीन के आइसबर्ग, यानी आइसबर्ग है, उनको क्या बोला गया है, प्रोटीन। ठीक है। आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, देखिए क्या, जिन्होंने नहीं देखी है देखना एक बार, काम किए। अगर टाइटैनिक मूवी देखते हैं तो उसके अंदर आप लोग देखते हो कि सी के अंदर आपको आइसबर्ग नजर आते हैं। अब कुछ आइसबर्ग बच्चों ऐसे होते हैं जो अपर सरफेस से लेकर लोअर सरफेस तक कंटिन्यूस होते हैं। कुछ आइसबर्ग ऐसे होते हैं जो वाटर की सरफेस के ऊपर तैरते हुए मिलते हैं। कुछ आइसबर्ग ऐसे होते हैं जो पार्शियली एम्बेडेड रहते हैं वाटर के अंदर, यानी कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है। पूरे वाटर के अंदर आइसबर्ग स्कैटर्ड मैनर में है। यहां पर हम एग्जांपल ले रहे हैं तो फोस्फोलिपिड को तो क्या बोल रहे हैं, सी। और बच्चे प्रोटीन है उसको क्या बोल रहे हैं, आइसबर्ग। तो क्या फोस्फोलिपिड के अंदर प्रोटीन और प्रोटीन स्कैटर्ड मैनर मिलेगा, अरे बोलो। फोस्फोलिपिड में प्रोटीन स्कैटर्ड मैनर मिलेगा। और फोस्फोलिपिड कौन सी नेचर का है, क्या फ्लूइड नेचर का है। और बच्चों इस फ्लूइड के अंदर प्रोटीन और प्रोटीन स्कैटर्ड मैनर में है तो मैं बोलूंगा मोज़ेक फॉर्म में है, बिखरा हुआ है। अगर मोज़ेक फॉर्म में है और फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है तो इस मॉडल को नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो याद रखना एक एग्जांपल और दे रखा आपको आपके मॉड्यूल के अंदर, जैसे चाशनी में गुलाब जामुन, जैसे चाशनी में
गुलाब जामुन। चाशनी यहाँ पे किसको बोला गया है? फोस्फोलिपिड को। और बच्चों गुलाब जामुन किसको बोला गया है? प्रोटीन को। कई लोग बोलेंगे सर गुलाब जामुन तो चाशनी में रहते हैं तो सरफेस पे रहते हैं। नहीं, आंखें खोल के देखना है, पूरी चाशनी के अंदर बिखरे हुए मिलते हैं, स्कैटर्ड मैनर मिलते हैं। अब की बार देखना। अब ऐसा नहीं है कि एक गुलाब जामुन छोड़ दिया फिर देखो, नहीं, बहुत सारे होने चाहिए। अब बच्चों यहां पर हम जब सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करना चाहते हैं तो सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट को एक एक करके स्टडी करना पड़ेगा। आप सभी जानते हो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन प्रेजेंट रहता है और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है। सबसे पहले लिपिड से स्टार्टिंग करते हैं, फिर प्रोटीन पढ़ेंगे और फिर कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन भी कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले किसके बारे में बात करें? फोस्फोलिपिड। लिपिड के अंदर फोस्फोलिपिड, और फोस्फोलिपिड की जो बच्चों बाइलेयर प्रेजेंट रहती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, यही क्या बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है? अरे बोलो। यानी फोस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। साथ में फोस्फोलिपिड के अंदर क्या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो बच्चे सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करेगा। तो सेल मेम्ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चर फॉर्म करना किसका फंक्शन है? फोस्फोलिपिड। सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करना किसका फंक्शन है? फोस्फोलिपिड। इसीलिए बच्चों फोस्फोलिपिड को सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट बोला गया है। आप बोलोगे सर मेन कंपोनेंट फोस्फोलिपिड को क्यों बोला गया? एक्चुअल में मोर अमाउंट के अंदर जो होता है उसको मेन कंपोनेंट बोलना चाहिए। प्रोटीन की सबसे ज्यादा अमाउंट है बच्चों, अमाउंट तो प्रोटीन की सबसे ज्यादा है, लेकिन जो मेन फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है वो कौन कर रहा है? लिपिड। और लिपिड के अंदर कौन है? फोस्फोलिपिड। ठीक है जी। तो याद रखना है सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट क्या है? फोस्फोलिपिड। और फोस्फोलिपिड एक क्या होता है? लिपिड। और अगर देखें तो बच्चों फोस्फोलिपिड के अंदर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहते हैं मोर अमाउंट के अंदर, वो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करेंगे। फ्लूइडिटी का मतलब क्या है बच्चों? लिक्विडिटी। यानी सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विडिटी बनाने वाला कौन है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर लिक्विडिटी होगी तो हम बच्चों प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट चेक कर सकते हैं। प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट क्या होगी बच्चों? अगर लेटरल मूवमेंट हो रही है, अगर कंटिन्यूअस प्रोटीन और प्रोटीन मूव कर रही है फोस्फोलिपिड के अंदर, तो उसको क्या बोला जाएगा? प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट। आप प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट है उसको देख के आप ये चेक कर सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर फ्लूइडिटी, उस फ्लूइडिटी को मेजर करने का क्या रीजन है? बच्चों सभी मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी सेम नहीं होती। सेल टू सेल, मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी भी वेरी करती है। अगर आरबीसी मेम्ब्रेन और बच्चे डब्ल्यूबीसी मेम्ब्रेन है, उन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो दोनों की फ्लूइडिटी के अंदर डिफरेंस मिलेगा। अगर डिफरेंस मिल रहा है तो अगर आपको चेक करना है कि कौन सी मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी ज्यादा है और कौन सी मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी कम है, तो कैसे चेक किया जाए? प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट चेक करके। क्या चेक करके? प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट। सर कैसे फ्लूइडिटी होती है, क्या होती है? चलिए समझिए। इमेजिन कीजिए मेरे पास दो ग्लास है। कितने ग्लास है? दो ग्लास। और दोनों बच्चों कांच के ग्लास है, यानी ट्रांसपेरेंट है। एक ग्लास के अंदर मैंने वाटर रखा है और दूसरे ग्लास के अंदर भर रखा है हनी। क्या भर रखा है? हनी। अब दोनों के अंदर एक साथ में मैंने सॉलिड ऐड किया है। दोनों के अंदर एक साथ में क्या ऐड किया है? सॉलिड। आप तो मुझे ये बताइए कौन से ग्लास के अंदर सॉलिड जल्दी से सेटल डाउन होगा और कौन से ग्लास के अंदर स्लोली सेटल डाउन होगा? वाटर। वाटर के अंदर बच्चों जल्दी से सेटल डाउन हो जाएगा, लेकिन हनी के अंदर स्लोली सेटल डाउन होगा। क्यों होगा? उसके पीछे रीजन ये है कि वाटर के अंदर फ्लूइडिटी ज्यादा है और बच्चों हनी है उसके अंदर फ्लूइडिटी कम है। तो जहां पे फ्लूइडिटी ज्यादा होगी वहां पे प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट भी ज्यादा होगी, और अगर जहां पे फ्लूइडिटी कम होगी वहां पे बच्चों प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट भी स्लो होगी। अगर आपको एग्जाम्पल के लिए फिर से समझाया जाए, मैंने बोला ये मेम्ब्रेन ए है और ये मेम्ब्रेन बी है। इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट ज्यादा हो रही है और इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट कम हो रही है। अगर बच्चों इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट ज्यादा हो रही है तो क्या इस मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज्यादा है? इस मेम्ब्रेन के अंदर लेटरल मूवमेंट कम हो रही है तो इसकी फ्लूइडिटी क्या है? कम है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जब भी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी चेक करनी है तो फ्लूइडिटी चेक करने के लिए हम किसकी मूवमेंट देखेंगे? प्रोटीन की। और प्रोटीन की क्या देखेंगे बच्चे? लेटरल मूवमेंट। अरे ठीक है। अब बच्चों हम बोल रहे हैं कि फ्लूइडिटी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होंगे तो नेचर तो लिक्विड हो जाएगी, लेकिन हमने तो सेल मेम्ब्रेन है,
उस सेल मेम्ब्रेन की नेचर बोली थी क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड बोली थी तो ये बोला था ना तो सॉलिड है और ना ही लिक्विड है। हेलो, अब ना सॉलिड है ना लिक्विड है, लेकिन हम तो ये बोलते जा रहे हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और उसकी वजह से क्या मिलती है, फ्लूइडिटी। अगर बच्चों जरा ये इमेजिन कीजिए, अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे फॉस्फोलिपिड के अंदर, सैचुरेटेड फैटी एसिड भी होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं, तो फॉस्फोलिपिड की नेचर कैसी होगी, लिक्विड। और ओनली अगर फॉस्फोलिपिड को हमने अरेंज कर दिया तो बच्चों सेल मेम्ब्रेन की नेचर कैसी हो जाएगी, लिक्विड। अगर लिक्विड हो जाएगी तो किसी भी फ्लूइड के साथ में सेल मेम्ब्रेन मूव कर जाएगी। अगर बच्चों किसी भी फ्लूइड के साथ में सेल मेम्ब्रेन मूव कर गई तो उसके अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो इस सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देने के लिए किसी ना किसी कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है। और जो बच्चों यूकेरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन के अंदर कंपोनेंट होता है स्टेबिलिटी देने के लिए, उसका नाम है कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल फॉस्फोलिपिड के कंपैरिजन में सॉलिड होता है। अगर सॉलिड होता है तो हम लिक्विड के बीच बीच में क्या रख देंगे, सॉलिड। अगर लिक्विड के बीच बीच में सॉलिड रख देंगे तो बच्चों लिक्विड और सॉलिड मिलके क्या बनाएगा, सेमी सॉलिड, और फिर क्या बोलेंगे हम, क्वासी फ्लूइड। हेलो, तो यूकेरियोट्स और यूकेरियोट की सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कोलेस्टेरॉल। तो बीच बीच में क्या मिलेगा बच्चे, कोलेस्टेरॉल। जो आप लोगों को बच्चों हेड और टेल वाला पार्ट नजर आ रहा है, ये क्या है, फॉस्फोलिपिड। अरे बोलो क्या है, फॉस्फोलिपिड। और अभी आपको एक स्ट्रक्चर और दिखाई है फॉस्फोलिपिड के बीच बीच में, ये क्या है, कोलेस्टेरॉल। अब देखो, हमने अभी तक बात की, उसके अंदर दो पॉइंट अपने सामने आए। फर्स्ट पॉइंट ये आया कि फ्लूइडिटी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सेकंड पॉइंट ये निकल के आया कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ध्यान से सुने, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, कोलेस्टेरॉल। क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, सही आंसर देना। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फर्स्ट ऑप्शन फॉस्फोलिपिड, सेकंड ऑप्शन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं ऑप्शन में तो क्या देना है आंसर, फॉस्फोलिपिड। ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यूकेरियोटिक सेल के अंदर क्या रहता है, कोलेस्टेरॉल। ठीक है जी। सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की नेचर को क्वासी फ्लूइड कौन बनाता है, क्या ओनली फॉस्फोलिपिड, क्या ओनली कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल एंड फॉस्फोलिपिड, ये दोनों मिलेंगे तभी सेमी सॉलिड नेचर बनेगी, और सेमी सॉलिड नेचर बनेगी तभी हम बोलेंगे क्वासी फ्लूइड इन नेचर। बच्चों अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कोलेस्टेरॉल नहीं होता। अगर कोलेस्टेरॉल नहीं होता तो क्या होता है, होपेनॉइड्स। कोलेस्टेरॉल के जैसा ही एक कंपाउंड होता है जिसको क्या बोला जाता है, होपेनॉइड्स। तो होपेनॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो याद रखना है, प्रोकैरियोटिक सेल को सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देने के लिए क्या रहते हैं, होपेनॉइड्स। और यूकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या रहते हैं, कोलेस्टेरॉल। ठीक है जी। क्या लिपिड समझ में आया, अरे बोलो। लिपिड की बात करें और अगला पॉइंट देखें तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को भी थोड़ा सा आइडेंटिफाइड करना आना चाहिए आपको। ये बच्चों साइटोप्लाज्म पार्ट है, इधर ध्यान रखें एक बार। ये कौन सा पार्ट है, साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म पार्ट है, तो इस हाफ पार्ट को बोला जाएगा साइटोसोलिक पार्ट। क्या बोला जाएगा, साइटोसोलिक पार्ट। साइटोसोलिक पार्ट का मतलब क्या है, क्या साइटोप्लाज्म की तरफ जो पार्ट है उसको, वो पार्ट, अरे बोलो। और बच्चों ये है वो साइटोप्लाज्म से अपोजिट पार्ट है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पार्ट। अगर ये साइटोसोलिक से अपोजिट पार्ट है तो इसको बोला जाएगा नॉन साइटोसोलिक पार्ट। क्या बोला जाएगा, नॉन साइटोसोलिक पार्ट। तो हम सेल मेम्ब्रेन को टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कौन सा रहेगा, साइटोसोलिक पार्ट, और दूसरा कौन सा रहेगा, नॉन साइटोसोलिक पार्ट। ये टू पार्ट में कैसे डिवाइड करें, आप सभी जानते हो फॉस्फोलिपिड की कितनी लेयर प्रेजेंट है, टू। एक लेयर को हम बोल रहे हैं कि ये साइटोप्लाज्म साइड है, और दूसरी लेयर है ये साइटोप्लाज्म से अपोजिट साइड है। जो अपोजिट साइड है उसको क्या बोलेंगे बच्चे, नॉन साइटोसोलिक पार्ट। और जो साइटोप्लाज्म की तरफ है उसको क्या बोला जाएगा, साइटोसोलिक पार्ट। क्लियर है।
बीच बीच में आपको ये मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल। और आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? प्रोटीन्स। क्या नजर आ रहे हैं? प्रोटीन्स। अगर बच्चों प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन है, उस प्रोटीन को भी हम डिफरेंट टाइप में डिवाइड करेंगे। डिफरेंट टाइप में किसके बेसिस पे? पहला पॉइंट तो ये समझते हैं कि मैंने ये बोला है कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉस्फोलिपिड। यस और नो? हम ये बोल सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लिपिड। ये भी बोल सकते हैं। अगर लिपिड ही सब कुछ कर रहा है तो इन प्रोटीन का क्या काम? लिपिड ही सब कुछ कर रहा है तो इस प्रोटीन का क्या काम? प्रोटीन को यहां पे क्यों यूज में लिया गया? ये भी अपने को पता होना चाहिए। बच्चों में एक रूम बना रहा हूं और उस रूम बनाने वाले को मैंने बोला कि उसके अंदर ना तो कोई विंडो होनी चाहिए और ना ही कोई डोर होना चाहिए। ना तो कोई विंडो होनी चाहिए, ना ही कोई डोर होना चाहिए, गेट भी नहीं होनी चाहिए, विंडो भी नहीं होनी चाहिए। क्या वो रूम कोई काम का है? उस रूम के अंदर विंडो भी होनी चाहिए, विंडो नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन गेट तो होना जरूरी है। गेट हो, गेट किस लिए? क्या बच्चों अपने आने जाने के लिए? अरे बोलो। ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन हो, सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म से मॉलिक्यूल्स को आउटसाइड, और बच्चे आउटसाइड से साइटोप्लाज्म तक मॉलिक्यूल्स को लाना भी जरूरी है। और बीच के अंदर कौन आता है? सेल मेम्ब्रेन। आप सभी जानते हो हम फोस्फोलिपिड की टेल को इनसाइड कर देते हैं, और जब फोस्फोलिपिड की टेल को इनसाइड करते हैं तो टेल कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। तो सेल मेम्ब्रेन के बीच में हाईली हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट बन जाता है। अगर हाईली हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट बन गया तो फिर बच्चों हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे। हाइड्रोफिलिक अगर सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे तो सेल और सेल के साइटोप्लाज्म को हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस नहीं मिल पाएंगे। आप सभी जानते हो हाइड्रोफिलिक भी रिक्वायर्ड है, हाइड्रोफोबिक भी रिक्वायर्ड है। हाइड्रोफोबिक तो आ सकते हैं लेकिन हाइड्रोफिलिक नहीं आ सकते। तो फिर क्या किया जाए? बीच बीच में रख दी गई बच्चों प्रोटीन, और ये प्रोटीन से प्रोटीन्स क्या करेगी? हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन करवाएगी। जैसे ये गेट है, ये गेट क्या अपना ट्रांसपोर्ट करवाता है? अपन अंदर बाहर जाते हैं तो अपना क्या करवा रहा है? ट्रांसपोर्ट। वैसे ही सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स बच्चों हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस का क्या करवाएगी? ट्रांसपोर्टेशन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। हेलो, अरे समझ में तो आ रहा है क्या? क्या फंक्शन रहेगा? ट्रांसपोर्टेशन। अब बच्चों जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को भी हम डिफरेंट टाइप में डिवाइड करेंगे। किसके बेसिस पे? ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे। आप बोलोगे ये ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन करेंगे उसके बेसिस पे बच्चों डिफरेंट टाइप में डिवाइड करेंगे। आप बोलोगे ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, याद रखना ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन। सेपरेशन करने के बेसिस पे प्रोटीन से उन प्रोटीन्स को बच्चों टू टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। टू टाइप में डिवाइड करेंगे तो अपने सामने टू टाइप की प्रोटीन निकल के आएगी। एक प्रोटीन तो ऐसी होगी जो बच्चों फोस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड नहीं होगी। जो फोस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड नहीं है, क्या उनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं? अरे बोलो। अगर फोस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड नहीं है तो उनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। और जो इजीली सेपरेट कर सकते हैं उन प्रोटीन को बोला गया है बच्चे पार्शियल प्रोटीन। क्या बोला गया है? पार्शियल प्रोटीन। या फिर हम बोल सकते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोला जाता है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बच्चों फोस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड नहीं होगी। ये जो आपको प्रोटीन नजर आ रही है, ये प्रोटीन कौन सी है? एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। जो फोस्फोलिपिड के अंदर बिल्कुल भी एम्बेडेड नहीं होगी उनको क्या बोला जाएगा? एक्सट्रिंसिक। या फिर इनको नाम देंगे बच्चे पेरीफेरल प्रोटीन। क्या नाम देंगे? पेरीफेरल प्रोटीन। पेरीफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, फोस्फोलिपिड के अंदर एम्बेडेड नहीं होगी। लेकिन आप लोग देखोगे तो कुछ प्रोटीन ऐसी भी है जो फोस्फोलिपिड के अंदर एम्बेडेड है। क्या नजर आ रही है? अरे बोलो। जो बच्चों फोस्फोलिपिड में एम्बेडेड होती है प्रोटीन, उन प्रोटीन को बोला जाता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोला जाएगा? इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है इन प्रोटीन को क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो यहां पे लिख रहा हूं इंट्रिंसिक प्रोटीन है। इन इंट्रिंसिक प्रोटीन को एक और नाम दिया जाता है, बोला जाता है इंटीग्रल प्रोटीन। क्या बोला जाएगा? इंटीग्रल प्रोटीन।
तो बच्चों टू टाइप की प्रोटीन अपने सामने आई है। एक प्रोटीन को क्या बोलेंगे हम, एक्सट्रेंसिक, और दूसरी को क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक। अब देखो इंट्रिंसिक और एक्सट्रेंसिक के अंदर डिफरेंस क्या है, इधर ध्यान देंगे सारे। जो एक्सट्रेंसिक है वो एक्सट्रेंसिक प्रोटीन फोस्फोलिपिड में एम्बेडेड नहीं है। अगर एम्बेडेड नहीं है तो क्या इजीली सेपरेट हो जाएगी, अरे बोलो। तो सेल मेम्ब्रेन से जो इजीली सेपरेट होने वाली प्रोटीन है उनको क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, या फिर क्या बोलेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन। जो प्रोटीन बच्चों सेल मेम्ब्रेन से इजीली सेपरेट नहीं होती, जो सेल मेम्ब्रेन से इजीली सेपरेट नहीं होती, यानी कहने का मतलब ये कि फोस्फोलिपिड में एम्बेडेड है। अगर फोस्फोलिपिड में एम्बेडेड है तो इजीली सेपरेट नहीं होगी, और अगर इजीली सेपरेट नहीं हो रही तो उनको क्या बोला जाएगा, इंट्रिंसिक, या फिर क्या बोलेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन। सबसे पहले हम जो बच्चों एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है उनके बारे में बात करते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। आप सभी जानते हो एंजाइम है, वो एंजाइम बनते हैं प्रोटीन से। तो यही जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो क्या बनाती है, एंजाइम्स। अरे क्या बनाती है, एंजाइम्स। एंजाइम्स बनाएगी, और एंजाइम बनेंगे तो क्या सेल मेम्ब्रेन के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन रन होगी। हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है, और लिविंग होने का रीजन भी हम बोल रहे हैं कि एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, वो एंजाइम मेटाबॉलिक रिएक्शन को करते हैं रन। तो उन बच्चों एंजाइम्स को बनाने का काम कौन करता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अरे ठीक है, अगला पॉइंट इंट्रिंसिक प्रोटीन। अगर इंट्रिंसिक प्रोटीन को देखेंगे तो बच्चों टू टाइप की नजर आएगी। एक प्रोटीन ऐसी है जो बच्चों कुछ पार्ट फोस्फोलिपिड के अंदर एम्बेडेड होगा। एक प्रोटीन ऐसी होगी जो बच्चों कंप्लीटली एम्बेडेड रहेगी। कंप्लीटली एम्बेडेड का मतलब क्या है, साइटोसोलिक पार्ट से लेकर नॉन साइटोसोलिक पार्ट तक कंटिन्यूस है। अगर साइटोसोलिक पार्ट से लेकर नॉन साइटोसोलिक पार्ट तक कंटिन्यूस प्रोटीन है तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे, कंप्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन। क्या बोलेंगे, कंप्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन। और दूसरी हम देखेंगे तो बच्चों उसका कुछ पार्ट ही फोस्फोलिपिड के अंदर एम्बेडेड है। फोस्फोलिपिड की दोनों बाइलेयर के अंदर ये कंप्लीटली एम्बेडेड नहीं है, तो इनको क्या नाम दिया जाएगा, पार्शियली एम्बेडेड। अरे क्या बोला जाएगा, पार्शियली एम्बेडेड। तो बच्चों ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन कितने टाइप की है, क्या टू टाइप की, अरे बोलो। एक तो कौन सी है बच्चे, पार्शियली एम्बेडेड, या फिर बोला जा सकता है पार्शियली बरीड। क्या बोला जा सकता है, पार्शियली बरीड। और दूसरी कौन सी है बच्चे, कंप्लीटली एम्बेडेड, या फिर क्या बोल सकते हैं, कंप्लीटली बरीड। अब देखो पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन है, इनका फंक्शन क्या रहेगा, ऊपर ध्यान दो बेटा। पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन का फंक्शन होता है एंजाइम बनाना, यानी जो आप लोगों को एक्सट्रिंसिक बताया था वही फंक्शन किसका है, पार्शियली एम्बेडेड। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन और होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करवाता है। आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं क्या, होते हैं। जब आगे जाओगे आप पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस, आगे जाओगे आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन, और जब रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो वहां पे पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है तो वो मेम्ब्रेन में चलता है। कहां चलता है, मेम्ब्रेन में। विदाउट मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाना पॉसिबल नहीं है। और बच्चों जब इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं जब मेम्ब्रेन के अंदर, तो कौन करवाता है वो, पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन। अरे कौन करवाता है, पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन। तो पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन क्या करवाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है जी। आगे बच्चों कंप्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन। जब कंप्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन देखेंगे तो वेरियस टाइप की होती है। इसी डायग्राम में हम देखेंगे तो कंप्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन अपने को टू डिफरेंट टाइप की नजर आ रही है। एक तो ऐसी है जो बच्चों कंटिन्यूअस टनल बना रही है। क्या बना रही है, टनल। ये आपके सामने टू प्रोटीन है, इन टू प्रोटीन के बीच में बच्चों जो स्पेस है वो स्पेस सेम है। अगर सेम स्पेस है दोनों के बीच में ऊपर से लेके नीचे तक, तो क्या बन रहा है दोनों के बिटवीन, टनल। अरे क्या बन रहा है, टनल। तो इस प्रोटीन को बोल दिया जाता है टनल प्रोटीन। क्या बोल दिया जाता है, टनल प्रोटीन। तो ये प्रोटीन कौन सी है बच्चे, टनल प्रोटीन। इसी टनल प्रोटीन को नाम दे दिया जाता है बच्चे चैनल प्रोटीन। क्या बोल दिया जाता है, चैनल प्रोटीन। आप बोलोगे टनल तो बोल दिया गया क्योंकि टनल बन रहा है, लेकिन चैनल क्यों बोला गया,
बच्चे मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड करती है चैनल। क्या प्रोवाइड करती है? चैनल। कैसे प्रोवाइड करती है? आप जानते हो इन दोनों प्रोटीन के बिटवीन क्या प्रेजेंट है? स्पेस। ये स्पेस बच्चे वाइड स्पेस है या बहुत कम है? बहुत कम। वाइड नहीं है, बहुत कम स्पेस है। इस स्पेस से मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। और कौन से मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं? हाइड्रोफिलिक। अरे कौन से? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है, उनको ट्रांसपोर्ट होने के लिए बच्चों ये चैनल प्रोवाइड करती है। और जब चैनल प्रोवाइड करती है तो इस प्रोटीन को नाम क्या दे दिया जाता है? चैनल और टनल प्रोटीन। हेलो, क्या नाम देंगे? चैनल और टनल प्रोटीन। बच्चों ये जो प्रोटीन है ये कंप्लीट एम्बेडेड प्रोटीन है या पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन है? कंप्लीट एम्बेडेड प्रोटीन। तो कंप्लीट एम्बेडेड प्रोटीन के अंदर एक तो कौन सी आती है? टनल प्रोटीन। अरे कौन सी आती है? टनल प्रोटीन। इसके बाद में बात करें तो बच्चों कुछ ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिनके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट रहती है। उस प्रोटीन का नाम है पोरीन प्रोटीन। क्या नाम है? पोरीन प्रोटीन। ये पोरीन प्रोटीन है, सभी मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। जब हम देखेंगे पोरीन प्रोटीन तो पोरीन प्रोटीन मिलेगी बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के अंदर। किसके अंदर? बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। यानी बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या मिलती है? पोरीन प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और बच्चों प्लास्टिड की आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और प्लास्टिड की आउटर मेम्ब्रेन, इन सब के अंदर क्या मिलता है? पोरीन प्रोटीन। तो पोरीन प्रोटीन किस किस में मिलती है? बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन, प्लास्टिड आउटर मेम्ब्रेन। आप बोलो कि पोरीन प्रोटीन और टनल प्रोटीन के अंदर डिफरेंस क्या होता है? बच्चों पोरीन प्रोटीन और टनल प्रोटीन के अंदर मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो पोरीन प्रोटीन है वो पोरीन प्रोटीन के बीच में जब आप स्पेस देखोगे तो ह्यूज पोर रहता है, यानी बड़ा पोर रहेगा। लेकिन टनल प्रोटीन के बिटवीन जो पोर रहेगा वो बहुत कम होगा, यानी बहुत नेरो रहेगा। लेकिन बच्चे पोरीन प्रोटीन के बिटवीन क्या रहेगा? वाइड पोर। हेलो, अगर पोरीन प्रोटीन के बिटवीन बच्चों वाइड पोर है तो क्या पोरीन प्रोटीन इजीली मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाएगी? तो पोरीन प्रोटीन इजीली मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाती है, लेकिन टनल प्रोटीन इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं करवाती। क्यों नहीं करवाती है? क्योंकि बच्चों टनल प्रोटीन के बिटवीन जो स्पेस रहेगा वो बहुत कम होगा। अरे समझ में तो आ रहा है? उसके बाद में बच्चों एक प्रोटीन और होती है जिसको बोला जाता है कैरियर प्रोटीन। ये आपके सामने जो बनाई गई है कौन सी प्रोटीन है? कैरियर प्रोटीन। ये जो कैरियर प्रोटीन है, ये कैरियर प्रोटीन भी मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए क्या बनाती है? कैरियर। इसी प्रोटीन को आप बोलते हो पंप प्रोटीन। क्या बोलते हो? पंप प्रोटीन। अब देखो कैरियर प्रोटीन है, वो कैरियर प्रोटीन आप लोगों को नॉन साइटोसोलिक पार्ट से मिलेगी ओपन, नजर आ रही है। लेकिन बच्चों साइटोसोलिक पार्ट से मिल रही है क्लोज। यानी यहां पे पहले मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। जो हाइड्रोफोलिक मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स जब आ जाएंगे तो फिर यहां से ये क्या करवा देगी? ट्रांसपोर्ट। रिक्वायरमेंट होगी उन्हीं मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाएगी। साइटोप्लाज्म में जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है उनको ट्रांसपोर्ट नहीं करवाएगी। कहने का मतलब ये कि ये प्रोटीन क्या कर रही है बच्चे? सिलेक्शन। अरे क्या करती है? सिलेक्शन। यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी सिलेक्शन होता है वो सिलेक्शन करने का फंक्शन किसका है? कैरियर प्रोटीन। और जितनी भी प्रोटीन है उन प्रोटीन का फंक्शन क्या रहेगा बच्चे? सिलेक्शन। जो भी प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन करवाएगी विद सिलेक्शन करवाएगी, कभी भी विदाउट सिलेक्शन नहीं होता। इसका बेस्ट एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा अभी। जब हम बात करें कैरियर प्रोटीन की और पंप प्रोटीन की, तो बच्चों ये प्रोटीन है वेरियस टाइप के पंप बनाती है। पंप मींस सोडियम पंप, पोटेशियम पंप, क्लोराइड पंप, प्रोटॉन पंप, नाम सुने। और आप लोगों ने ये भी अच्छे से पढ़ रखा है कि प्रोटॉन पंप के थ्रू प्रोटॉन का ही ट्रांसपोर्टेशन होता है, सोडियम पंप के थ्रू सोडियम का ही ट्रांसपोर्टेशन होता है, पोटेशियम पंप के थ्रू पोटेशियम का ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पोटेशियम पंप के थ्रू सोडियम का ट्रांसपोर्टेशन हो जाए। क्यों होता है ऐसा? क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन बच्चों क्या करती है? सिलेक्शन। यानी प्रोटीन यहाँ पे सोडियम मॉलिक्यूल्स को अगर ट्रांसपोर्ट कर रही है तो बच्चों सिलेक्शन कर रही है या विदाउट सिलेक्शन? सिलेक्शन। तो सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का रीजन क्या है? प्रोटीन। अरे क्या होगा? प्रोटीन। जो बच्चों स्टार्टिंग में दो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक क्वेश्चन के अंदर बोला गया था फ्लूइडिटी और दूसरे क्वेश्चन के अंदर बोला गया था सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। दोनों का रीजन इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर आ गया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर स्टार्टिंग में यह बताया गया कि फ्लूइडिटी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और सेकंड रीजन आया सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का, और सिलेक्टिव परमिएबल कौन बनाता है? प्रोटीन्स।
जितनी भी प्रोटीन से ट्रांसपोर्टेशन करवाती है वो सारी प्रोटीन बच्चों मॉलिक्यूल्स का करती है सिलेक्शन, यानी विद सिलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन करती है। तो सेलेक्टिव परमेबिलिटी का रीजन क्या है? प्रोटीन। अरे ठीक है, तो आपके सामने टोटल जो कंप्लीट एम्बेडेड प्रोटीन है वो कितनी टाइप की आ गई? 3 टाइप की। कौन कौन सी है बच्चों, बता सकते हो? टनल प्रोटीन, पोरिन प्रोटीन, पंप प्रोटीन, इन्हीं को क्या बोलते हैं? कैरियर प्रोटीन। ये जो कंप्लीट एम्बेडेड प्रोटीन है, इन कंप्लीट एम्बेडेड प्रोटीन का फंक्शन क्या रहेगा? क्या? ट्रांसपोर्टेशन। अरे बोलो, क्या रहेगा? ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे तो कौन सा ट्रांसपोर्टेशन? हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक? हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस का क्या करवाएंगे? ट्रांसपोर्टेशन। और विद सिलेक्शन या विदाउट सिलेक्शन? विद सिलेक्शन। ठीक है जी, अरे समझ में तो आ रहा है। अगला पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट। बच्चों कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिनिमम अमाउंट के अंदर होता है। अगर मिनिमम अमाउंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है तो सेल मेम्ब्रेन का कभी भी मेन कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता। कार्बोहाइड्रेट जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, पानी पी ले बेटा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहते हैं, नींद आने की पूरी पूरी संभावना है। किसी को अगर कुछ बोल दूं तो बुरा मत मानना, है ना, आपके भले के लिए बोला जाएगा। और जिनको नींद आ रही है कंटिन्यू पानी पीते जाएं, क्योंकि यहाँ ठंड नहीं है, ठीक है ना, बाहर है ठंड, यहाँ नहीं है। बाहर से आए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे भी ठंड है। रजाइयां पूरी ओढ़ रखी है आपने, कईयों ने तो 5-5 6-6 लेयर बना रखी हैं, तो ठंड तो पास में आने के कोई चांस ही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट बच्चों ओलिगोसेकेराइड फॉर्म में मिलेगा। आप जानते हो ओलिगोसेकेराइड क्या होता है? बताने की जरूरत नहीं है। ओलिगोसेकेराइड मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा। अगर फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा तो वो किसके साथ में एसोसिएट होगा? या तो बच्चों प्रोटीन के साथ में एसोसिएट होगा या फिर लिपिड के साथ में एसोसिएट रहेगा। जब भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ में अटैच रहता है तो कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है ग्लाइको। और बच्चों अगर प्रोटीन के साथ में अटैच है तो बोला जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोला जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। अगर कार्बोहाइड्रेट बच्चों लिपिड के साथ में अटैच है तो बोला जाएगा ग्लाइकोलिपिड। तो याद रखना है, सेल मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहते हैं वो कार्बोहाइड्रेट फ्री फॉर्म में नहीं मिलते, वो एसोसिएटेड फॉर्म में मिलते हैं। और वो एसोसिएट रहते हैं या तो प्रोटीन के साथ में या फिर बच्चों लिपिड के साथ में। जब यहां पर हम बात करें तो आपके सामने मैंने बच्चों ब्लू कलर से दिखा रखे, और ये ब्लू कलर से जो कार्बोहाइड्रेट दिखा रखे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट आपको नॉन साइटोसोलिक पार्ट में मिलेंगे। कौन से पार्ट में? नॉन साइटोसोलिक। कभी भी साइटोसोलिक पार्ट के ऊपर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट साइटोसोलिक पार्ट के ऊपर ही मिलेंगे, नॉन साइटोसोलिक पार्ट के ऊपर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेंगे। सॉरी साइटोसोलिक पार्ट के ऊपर कार्बोहाइड्रेट कभी भी नहीं मिलेंगे, नॉन साइटोसोलिक पार्ट के ऊपर ही कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। और ये कार्बोहाइड्रेट फ्री फॉर्म में नहीं मिलेंगे, या तो प्रोटीन के साथ में अटैच रहेंगे या फिर बच्चों लिपिड के साथ में। अब देखिए यहां पे ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसके साथ में अटैच है? लिपिड के साथ में। तो इस कार्बोहाइड्रेट को हम नाम देंगे बच्चे ग्लाइकोलिपिड। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड। बच्चों दूसरा जो कार्बोहाइड्रेट आपके सामने वो प्रोटीन से अटैच हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रोटीन से अटैच हुआ है तो इसको नाम देंगे ग्लाइकोप्रोटीन। अरे क्या नाम दिया जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। क्वेश्चन आता है कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है कार्बोहाइड्रेट, इनका फंक्शन क्या होगा? कुछ ना कुछ फंक्शन तो होना चाहिए। ये बच्चों सेल मेम्ब्रेन के नॉन साइटोसोलिक पार्ट पे, यानी एक्सटर्नल पार्ट पे, इंटरनल पार्ट पे नहीं है। एक्सटर्नल पार्ट पे तो ये बच्चों सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन करवाएंगे। सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन का मतलब क्या है? एक सेल से दूसरी सेल का आइडेंटिफिकेशन। यानी एक सेल से दूसरी सेल का आइडेंटिफिकेशन करवाने के लिए सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। सर इसका कोई एग्जांपल? बिल्कुल एग्जांपल है, और एग्जांपल के अंदर फर्स्ट एग्जांपल है फर्टिलाइजेशन। जब भी बच्चों फर्टिलाइजेशन होता है तो एग एंड स्पर्म दोनों फ्यूज होते हैं। अब फ्यूज होते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आपने ऐसा तो देखा नहीं होगा कि एग एग फ्यूज हो जाए, स्पर्म स्पर्म फ्यूज हो जाए, नहीं, एग और स्पर्म ही फ्यूज होता है। ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे रीजन ये है कि बच्चों एग और स्पर्म है, उनके अंदर भी सेल है, और उनके अंदर सेल है तो उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी है,
और उनकी सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट है, वो आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यानी स्पर्म की मेम्ब्रेन के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट है वो एग है, उस एग की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट है उन क्या क्या करेगा, आइडेंटिफिकेशन। जब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तभी वो क्या होंगे, फ्यूज। अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तो फ्यूजन नहीं होगा, यानी फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए क्या ये कार्बोहाइड्रेट रेस्पॉन्सिबल है? ये कार्बोहाइड्रेट क्या करवाते हैं, क्या एग एंड स्पर्म की मेम्ब्रेन के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है वो क्या दोनों सेल के बिटवीन बच्चों आइडेंटिफिकेशन करवाएंगे? अगर आइडेंटिफिकेशन करवा रहे हैं तो क्या करवाएंगे, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन सेल मेम्ब्रेन के अंदर किसका फंक्शन है, लिपिड, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है जी। उसके बाद में अगला फंक्शन ब्लड एंटीजन। आप लोगों ने पढ़ रखा है छोटी क्लासों के अंदर कि ब्लड के अंदर एंटीजन प्रेजेंट रहते, ए बी नाम सुना है बच्चों? जो एंटीजन है सी नहीं होता है, ABCD पूरी बोल रहे हो। अगर बच्चों हम एंटीजन की बात करें तो ब्लड ग्रुप जिसका ए है क्या उसके अंदर एंटीजन ए है? अरे बोलो। और जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके अंदर एंटीजन क्या है, बी है। मैंने बोला कि एक पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो बच्चों उसके अंदर ब्लड में सेल्स हैं, उन सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन क्या प्रेजेंट है, ए। और उस एंटीजन ए को कौन बना रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या कौन बना रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन। और वो ग्लाइकोप्रोटीन है, उसको नाम दिया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन ए। क्या नाम दिया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन ए। आपको समझ में तो आ रहा है ना? अगर बच्चों उस ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन को ब्लड की रिक्वायरमेंट हुई, और अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट हुई तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाएगा। और मैंने बोला कि गलती से उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया गया ब्लड ग्रुप बी वाले का, यानी ब्लड ग्रुप बी है उसको ट्रांसफर कर दिया गया। अगर बच्चों ब्लड ग्रुप बी है उसको ट्रांसफर कर दिया गया तो क्या उसकी डेथ हो जाएगी? क्यों हो जाएगी? सुनिए पूरी बात। जब भी बच्चों ब्लड ग्रुप बी जाएगा अंदर तो ब्लड ग्रुप बी के अंदर भी सेल्स हैं और उनकी मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है एंटीजन बी। वो एंटीजन बी बनाता है ग्लाइकोप्रोटीन बी। कौन बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन बी। जब भी नया ब्लड जाएगा तो अपनी बॉडी के अंदर जिस पर्सन का ए ब्लड ग्रुप था उस वो बॉडी बाहर से आने वाले ब्लड है उसको पहले आइडेंटिफाइड करेगी। तो जो पहले से ही सेल्स प्रेजेंट है वो बच्चे बाहर से आने वाली सेल्स को आइडेंटिफाइड करेगी कि इसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन ए है या फिर अदर है। अगर ग्लाइकोप्रोटीन ए होगा तो एक्सेप्ट किया जाएगा, और अगर ग्लाइकोप्रोटीन बी या फिर अदर कोई ग्लाइकोप्रोटीन है तो उसके अगेंस्ट बच्चों इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर दी जाएगी। अगर उसके अगेंस्ट एंटीजन बना दिए जाएंगे तो तुरंत क्या हो गया, एंटीजन बनाएंगे, और एंटीजन बनाते ही क्या हो जाएगा बच्चे, जो बाहर से आने वाला ब्लड है वो कोएगुलेट हो जाएगा। और जब कोएगुलेट हो जाएगा तो कोएगुलेट हुआ ब्लड कहां तक जाएगा, हार्ट तक। और हार्ट तक जाते जोर का आएगा झटका और राम का प्यारा। कहने का मतलब यह है कि ब्लड एंटीजन और ब्लड एंटीजन भी एक सेल से दूसरी सेल का क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन। और वो आइडेंटिफिकेशन किसकी हेल्प से किया जाता है बच्चे, कार्बोहाइड्रेट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन के बेस्ट एग्जांपल क्या है, तो दो एग्जांपल याद रखना है, पहला फर्टिलाइजेशन और दूसरा ब्लड एंटीजन। याद रहेगा? अरे बोलो बच्चों, समझ में तो आ रहा है? अगला पॉइंट, अगर बच्चों इस सेल मेम्ब्रेन को इक्वल टू पार्ट में कट करना चाहूं, इधर ध्यान देना सारे, इस सेल मेम्ब्रेन को अगर मैं इक्वल टू पार्ट में कट करना चाहूं तो क्या कट कर सकता हूं? सोच समझ के आंसर देना, देखें ऑनलाइन वाले भी देना। इस सेल मेम्ब्रेन को इक्वल टू पार्ट में कट करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं? नहीं कर सकते। वेरी गुड, नहीं कर सकते। नहीं क्यों कर सकते, उसका रीजन क्या है? क्योंकि बच्चों नॉन साइटोसोलिक पार्ट पे क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट। नॉन साइटोसोलिक पार्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा दूसरा रीजन ये कि पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन स्केटर्ड मैनर में मिलता है। अगर स्केटर्ड मैनर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और नॉन साइटोसोलिक पार्ट पे ही है तो इस मेम्ब्रेन को टू इक्वल पार्ट में कट नहीं कर सकते। अगर टू इक्वल पार्ट में कट नहीं कर सकते तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। तो याद रखना है सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एसिमेट्रिकल। कई बार स्टेटमेंट दिया जाता है कि सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली सिमेट्रिकल होती है
या फिर एसिमेट्रिकल होती है? तो याद रखना है क्या होती है, एसिमेट्रिकल। याद रहेगा? अरे बोलो आगे। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है बच्चे ट्रांसपोर्टेशन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, और जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो बच्चे डिफरेंट टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होता है। बेसिकली टू टाइप का ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है, एक को बोला जाएगा पैसिव और दूसरे को बोला जाएगा एक्टिव। आप सभी जानते भी होंगे, थोड़ा बहुत जानते हो क्या? पानी पी लेता हूं, आप भी पीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट देखें तो टू टाइप का रहेगा। कितने टाइप का? टू टाइप का। टू टाइप का होगा, उसके अंदर एक है उसको नाम दिया जाता है पैसिव और दूसरे को नाम दिया जाता है एक्टिव। दोनों के बारे में बात करते हैं, एक्टिव और पैसिव। ध्यान से सुन लेना, ये ट्रांसपोर्टेशन आपके आगे भी है और डिटेल के अंदर है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में तो जितना अच्छे से समझोगे आगे उतनी कम प्रॉब्लम आएगी, और जितना कम समझोगे आगे उतनी ही डिफिकल्टी आएगी। बच्चों यहां पर पैसिव और एक्टिव बोला गया है मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन के बेसिस पे। अगर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही और मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन तो बोला जाएगा पैसिव, और अगर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन तो बोला जाएगा बच्चे एक्टिव। अब बात आती है कि जब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्टेशन होता है तो क्या उसके अंदर कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है? नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो अलोंग विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। अलोंग विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन बच्चों जब लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हो रहा है तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है तो वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसके अंदर बच्चे एटीपी और एटीपी यूटिलाइज होंगे। आप सभी जानते हो एनर्जी, उस एनर्जी की करेंसी क्या है? एटीपी। तो एटीपी यूटिलाइज होंगे जिस प्रोसेस के अंदर, वो कौन सी है? एक्टिव। और जिस प्रोसेस के अंदर एटीपी यूटिलाइज नहीं होंगे वो कौन सी है? पैसिव। थोड़ा सा इसको जिनको नहीं समझ में आता है, थोड़ा सा दिमाग वो कम यूज में लेते हैं, उनके लिए एक छोटा सा एग्जांपल। मेरे पास बच्चों टू टैंक है। कितने टैंक है? टू टैंक। उन दोनों टैंक को मैंने पाइप से कनेक्ट कर रखा है, नीचे से ऊपर नहीं पाइप लगा रखी है, कहां लगा रखी है? बेस पे। बेस पे पाइप लगा के दोनों टैंक को कनेक्ट कर रखा है। एक टैंक को मैंने फुल भर दिया, पानी से फुल भर दिया एक टैंक को, और दूसरे टैंक को मैंने इम्पेटी रखा है यानी खाली रखा है। अब मैं बच्चों जो बीच में पाइप लगाया था उस पाइप को ऑन कर देता हूं, यानी वॉल लगा हुआ है, वॉल से क्या कर दिया मैंने? वॉल को ऑन कर दिया। जब वॉल को ऑन किया तो क्या जिस टैंक के अंदर पानी पूरा भरा हुआ था उस टैंक से खाली वाले टैंक के अंदर अपने आप वाटर जा रहा है? क्या हम कोई प्रेशर जनरेट करें? क्या कोई यहां पर एनर्जी यूटिलाइज हो रही? नहीं हो रही, यानी अलोंग विथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही।
अगर अलोंग विथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अपने आप मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे? पैसिव। इसके अंदर कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं हुई। अगर एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही तो प्रोसेस को बोलेंगे डाउनहिल। क्या बोला जाएगा? डाउनहिल। तो बच्चे पैसिव ट्रांसपोर्ट को क्या बोला जाता है? डाउनहिल। ठीक है जी। उसके बाद में आगे और अगर बात करें तो एक्टिव को समझने के लिए वही एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या किया बच्चे? दोनों टैंक को इक्वल भर दिया। दोनों टैंक को क्या कर दिया? इक्वल। इक्वली यानी दोनों टैंक आधे आधे भरे हुए, हाफ हाफ भरे हुए हैं। अब मुझे एक टैंक को ओवरफ्लो करवाना है कि एक टैंक को फुल भरना है और एक टैंक को खाली कर देना है। तो क्या करें? क्या अपने आप मूवमेंट हो जाएगी? नो। क्या ऊपर से बच्चे प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा? और अगर प्रेशर जनरेट कर रहे हैं तो क्या एटीपी यूटिलाइज करें? अरे क्या अपनी जो एनर्जी है उस एनर्जी को यूटिलाइज करें? अगर एनर्जी यूटिलाइज करके मॉलिक्यूल्स को लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव करवा रहे हैं तो क्या बोला जाएगा? एक्टिव। और जब भी एनर्जी यूटिलाइज होती है तो प्रोसेस को हम बोलेंगे अपील। क्या बोला जाएगा? अपील। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? अपील। और बच्चों पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? डाउनहिल। अरे ठीक है। अब बच्चों जो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट को टू टाइप में डिवाइड किया जाता है। कितने टाइप में? टू टाइप में। टू टाइप के अंदर पहला है सिंपल ट्रांसपोर्ट। क्या बोला जाएगा? सिंपल ट्रांसपोर्ट। और दूसरा है उसको बोला जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या बोला जाता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यानी सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा कौन सा है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर बच्चों मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ध्यान से सुने, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन और प्रोटीन कैरियर यूज में नहीं आ रहा है, यानी विदाउट प्रोटीन कैरियर ही अगर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है तो क्या बोला जाएगा? सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन अगर प्रोटीन कैरियर यूज में नहीं आ रहा है तो कहां से होगा? फॉस्फोलिपिड से। अगर फॉस्फोलिपिड बाइलेट से अगर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन तो क्या बोला जाएगा? सिंपल डिफ्यूजन। फिर से बोल रहा हूं, फॉस्फोलिपिड बाइलेट से अगर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन तो क्या बोला जाएगा? सिंपल डिफ्यूजन। आप सभी जानते हो फॉस्फोलिपिड से अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा तो बच्चों कौन से मॉलिक्यूल्स का होगा? हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक? हाइड्रोफोबिक। अरे कौन से? हाइड्रोफोबिक। तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जब ट्रांसपोर्टेशन होगा सिंपल डिफ्यूजन से तो कौन से मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा? हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक? अरे कौन से? हाइड्रोफोबिक। इसके अलावा गैसेज और गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन तो गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन भी किससे होता है? सिंपल डिफ्यूजन से। अरे किससे? सिंपल डिफ्यूजन। गैसेज कौन सी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। नाम सुना है क्या बच्चों? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर प्रोटीन कैरियर यूज में आते हैं। क्या यूज में आते हैं? प्रोटीन कैरियर। अगर प्रोटीन कैरियर यूज में आते हैं तो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा और अगर ट्रांसपोर्टेशन हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस का हो रहा है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन तो क्या बोला जाएगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन तो क्या नाम देंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन तो क्या नाम देंगे? सिंपल डिफ्यूजन। जब बच्चों सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है तो क्या उसके अंदर प्रोटीन कैरियर यूज में आ रहा है? हेलो, आंसर दीजिए, चुपचाप ना बैठिए यहां क्लास में। सिंपल डिफ्यूजन के अंदर क्या प्रोटीन कैरियर यूज में आ रहा है? लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर प्रोटीन कैरियर यूटिलाइज होगा। ठीक है जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब होता है तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बच्चे प्रोटीन कैरियर यूटिलाइज होते हैं, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर भी क्या यूज में आते हैं? प्रोटीन कैरियर। प्रोटीन कैरियर यूज में आते हैं लेकिन यहां पे ट्रांसपोर्टेशन होगा वो अपोजिट होगा, किसे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जब प्रोटीन कैरियर यूटिलाइज हो रहे थे तो मूवमेंट कैसी हो रही थी? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जब बच्चे मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की तो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जब भी बच्चे आइंस है, उन आइंस का मैक्सिमम आइंस का जब भी ट्रांसपोर्टेशन होता है तो कौन से होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। यानी जितने भी पंप बनते हो पंप बन के अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो पंप बन के ट्रांसपोर्टेशन होगा तो कौन सा होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी। जैसे सोडियम आइंस का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो सोडियम पंप के थ्रू, अगर सोडियम पंप के थ्रू हो रहा है तो कौन सा होगा? एक्टिव।
मैंने बोला मैक्सिमम आयंस का ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? एक्टिव से। यानी कुछ आयंस है वो बच्चे पैसिवली भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। कैसे होते हैं? पैसिवली भी। लेकिन मैक्सिमम आयंस किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं? एक्टिवली। जब आप मॉड्यूल पढ़ोगे तो वहां पे एक और लाइन मिलेगी, ऑस्मोसिस। क्या में लिखा मिलेगा? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कब बोला जाता है? अगर बच्चे वाटर की मूवमेंट हो रही है और वाटर की हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वाटर की हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रही है, तो क्या बोला जाएगा? ऑस्मोसिस थ्रू मेम्ब्रेन। अगर मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर की मूवमेंट हो रही है हाई टू लो कंसंट्रेशन, वाटर की, अदर सब्सटेंस की नहीं, किसकी? वाटर की। अगर वाटर की हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रही है तो उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? ऑस्मोसिस। अरे क्लियर है? आगे अगला है बच्चे बल्क ट्रांसपोर्ट। क्या आता है? बल्क ट्रांसपोर्ट। और जब बल्क ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर आप लोगों को बच्चे यहां पे 2 टाइप का ट्रांसपोर्ट मिलेगा। एक तो मिलेगा एंडोसाइटोसिस। कौन सा मिलेगा? एंडोसाइटोसिस। और दूसरा मिलेगा एक्सोसाइटोसिस। दूसरा कौन सा मिलेगा? एक्सोसाइटोसिस। अब देखो एंडोसाइटोसिस, एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर, और एक्सो का मतलब होता है बाहर। अगर बच्चे बल्क अमाउंट में सॉलिड और लिक्विड मटेरियल को सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म में ले रही है, बल्क अमाउंट में लिक्विड और सॉलिड मटेरियल को सेल साइटोप्लाज्म में ले रही है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो क्या बोला जाएगा? एंडोसाइटोसिस। और बल्क अमाउंट के अंदर साइटोप्लाज्म से मटेरियल सेल से बाहर रिलीज हो रहा है, मतलब सीक्रेट हो रहा है, तो क्या नाम दिया जाएगा? एक्सोसाइटोसिस। ठीक है जी। जब बच्चों बल्क अमाउंट के अंदर सॉलिड और सॉलिड सेल के इनसाइड आता है, बल्क अमाउंट में सेल के इनसाइड अगर सॉलिड आ रहा है तो उसको बोला जाएगा फेगोसाइटोसिस। क्या बोला जाएगा? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या है? क्या सॉलिड बल्क अमाउंट में सेल के इनसाइड आ रहा है? अरे बोलो। और दूसरा है बच्चे पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मतलब है अगर लिक्विड और लिक्विड अगर बल्क अमाउंट के सेल के इनसाइड आ रहा है, लिक्विड अगर बल्क अमाउंट में सेल के इनसाइड आ रहा है तो क्या बोला जाएगा? पिनोसाइटोसिस। बच्चों यहाँ पे फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, बल्क ट्रांसपोर्ट के बारे में तो बात कर ली, लेकिन ये बल्क ट्रांसपोर्ट होता है तो इस बल्क ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन कैसे करवाती है बल्क ट्रांसपोर्ट? बच्चों सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? फ्लूइडिटी। तो अगला जो पॉइंट आ रहा है लास्ट के अंदर आपको बता रहा हूं बीच में से उठा के, यानी पहले नहीं बताया था, अब बता रहा हूं क्योंकि इनके साथ में समझाना था। और बच्चों वो जो पॉइंट बता रहा हूं वो पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लूइडिटी। क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का इंपॉर्टेंस, फर्स्ट इंपॉर्टेंस है सेल ग्रोथ। क्या है? सेल ग्रोथ। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला सेल और सेल की साइज ये थी पहले, और अब सेल की साइज इंक्रीज होके ये होगी। अगर सेल की साइज इंक्रीज हो रही है तो क्या सेल ग्रोथ हो रही है? अरे बोलो। अब सेल ग्रोथ हो रही है तो बच्चे सेल ग्रोथ होगी तो क्या सेल मेम्ब्रेन भी साथ में इंक्रीज होगी? अब सेल मेम्ब्रेन इंक्रीज हो रही है तो सेल मेम्ब्रेन क्यों इंक्रीज हो पा रही है? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है फ्लूइडिटी। अगर फ्लूइडिटी नहीं होती सेल मेम्ब्रेन में, सॉलिड होती सेल मेम्ब्रेन, तो क्या बच्चों इंक्रीज हो पाती? सेल मेम्ब्रेन टूट जाती। लेकिन यहां पे ब्रेक नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है? फ्लूइडिटी। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी है, इसीलिए क्या हो पाती है बच्चे? सेल ग्रोथ। हेलो। दूसरा बच्चे इंटरसेलुलर जंक्शन। सेकंड क्या है? इंटरसेलुलर जंक्शन। इंटरसेलुलर जंक्शन की बात करें तो इंटरसेलुलर जंक्शन कैसे फॉर्म होंगे? इसमें सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी का क्या इंपॉर्टेंस है? मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को चेक करना है तो प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट देखी जाती है। अब प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट हो रही है और मैंने बोला ये दो मेम्ब्रेन है, यानी दो सेल है, दो सेल आपस में कॉन्टेक्ट में। अगर दोनों सेल आपस में कांटेक्ट में होंगी और एनिमल सेल है तो आप सभी जानते हो एनिमल सेल अगर कांटेक्ट में होगी तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगी। ये दोनों सेल की सेल मेम्ब्रेन आपस में कांटेक्ट है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड के साथ में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन। प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट हो रही है।
अब प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट होते होते दोनों मेम्ब्रेन की प्रोटीन आपस में क्या आ गई, कांटेक्ट में। अगर दोनों मेम्ब्रेन की प्रोटीन आपस में कांटेक्ट में आ गई तो दोनों सेल के बिटवीन क्या बच्चों, एक जंक्शन बन गया। अब टू सेल के बिटवीन जंक्शन बनाए तो क्या बोला जाएगा, इंटरसेलुलर जंक्शन। अरे क्या बोला जाएगा, इंटरसेलुलर जंक्शन। और ये इंटरसेलुलर जंक्शन कब पॉसिबल हुआ, जब प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट हो रही। और प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट होने का रीजन क्या है, फ्लूइडिटी। अरे ठीक है। अगला बच्चों, जो नेक्स्ट आप लोगों को इंपॉर्टेंस मिलेगा वो मिलेगा एंडोसाइटोसिस। क्या मिलेगा, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है, या तो बच्चों सॉलिड मॉलिक्यूल्स को बल्क अमाउंट में लेना, या फिर लिक्विड मॉलिक्यूल्स को बल्क अमाउंट में सेल के इनसाइड लेना। कैसे, ये आपके सामने सेल मेम्ब्रेन है। अभी सेल मेम्ब्रेन के पास में बहुत सारे सॉलिड मॉलिक्यूल्स आए, ये मेनी सॉलिड मॉलिक्यूल्स है, साइटोप्लाज्म में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। जब बच्चों सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर बन जाएगा क्रिवेचर। क्या बन जाएगा, क्रिवेचर। जब कर्वेचर बन गया तो आगे जाके ये और कर्वेचर गहरा होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो सॉलिड थे उन सॉलिड के अराउंड क्या बन जाएगी, मेम्ब्रेन। अरे क्या बन जाएगी, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन बन जाएगी, और ये मेम्ब्रेन बाउंड सॉलिड कहां चला गया है, साइटोप्लाज्म में। जब ये साइटोप्लाज्म में चला गया, ध्यान से सुने पॉइंट, साइटोप्लाज्म में चला गया, और ये जो सॉलिड है वो सॉलिड कहां से आया, क्या बाहर से है। तो इन सॉलिड को बोला जाता है फेगोसोम। क्या बोला जाता है, फेगोसोम। और कौन सी प्रोसेस से ये अंदर गए, एंडोसाइटोसिस। और सॉलिड आए हैं एंडोसाइटोसिस से तो क्या बोला जाएगा, फेगोसाइटोसिस। अरे क्या बोला जाएगा, फेगोसाइटोसिस। आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, यहां पर मेम्ब्रेन के अंदर क्रिवेचर बन रहा है, तो मेम्ब्रेन में क्रिवेचर बनने का रीजन क्या है, क्या सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी। सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी है तभी यहां पर क्रिवेचर बन रहा है, तभी यहां चारों तरफ मेम्ब्रेन फॉर्म हो रही है। अगर बच्चों सेल मेम्ब्रेन हार्ड और रिजिड होती तो क्या ऐसा हो पाता। तो याद रखना है, सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन बच्चों एंडोसाइटोसिस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है फ्लूइडिटी। एंडोसाइटोसिस करवाने के लिए सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी रेस्पॉन्सिबल होती है, तो क्या हम बोल सकते हैं फेगोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि एंडोसाइटोसिस के पार्ट क्या है, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। अरे ठीक है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट आता है बच्चे सिक्रेशन। क्या आता है, सिक्रेशन। सिक्रेशन के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी का इंपॉर्टेंस रहेगा। कैसे, ये आपके सामने बच्चों मेम्ब्रेन बनाई, और ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ मटेरियल, उस मटेरियल को सीक्रेट करना है सेल के बाहर। अगर सेल के बाहर सीक्रेट करना है तो सबसे पहले इस मटेरियल के अराउंड मेम्ब्रेन फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है, मेम्ब्रेन। अब ये जो मेम्ब्रेन बाउंड सिक्रेटरी मटेरियल है ये कांटेक्ट में आता है सेल मेम्ब्रेन। जब ये सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है तो आप सभी को मैंने बता रखा है, सभी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में होती है सेम। सभी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में क्या होती है, सेम। अगर सभी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में सेम होती है तो बच्चों ये जो मेम्ब्रेन बाउंड सिक्रेटरी मटेरियल है उसके अंदर जो फोस्फोलिपिड है मेम्ब्रेन के अंदर, वो फोस्फोलिपिड ट्रांसफर हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी होती है तो क्या हो जाते हैं बच्चे, ट्रांसफर। और जब ट्रांसफर हो जाएंगे तो यहां पे क्या बन जाएगा, पोर। और जब पोर बन जाएगा तो जितना भी मटेरियल हो मटेरियल क्या हो जाएगा बच्चे, सीक्रेट। तो सिक्रेशन और सिक्रेशन के लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है, सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। अगर सिक्रेशन करवा रहे हैं और अगर बल्क अमाउंट में सिक्रेशन करवा रहे हैं तो क्या बोला जाएगा, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस को बच्चे सेल वोमिटिंग भी बोला जाता है, यानी सेल क्या कर रही है, वोमिट। अगर वोमिट कर रही है तो मोर अमाउंट के अंदर बच्चे मटेरियल को सिक्रेट कर रही है। तो याद रखना है, एक्सोसाइटोसिस करवाने के लिए भी सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी का इंपॉर्टेंस रहेगा। अगला बच्चों आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंस आएगा, वो आएगा सेल डिवीजन। क्या आएगा, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम में साइटोकाइनेसिस होता है। तो साइटोकाइनेसिस टाइम में एनिमल सेल के अंदर होता है बच्चे फर्रो फॉर्मेशन। क्या होता है, फर्रो फॉर्मेशन। फर्रो फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, सेल और सेल के मिड पार्ट से सेल को, सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ खींचा जाता है, और अंदर की तरफ खींच के बच्चे एक से कितनी सेल बना दी जाती है, 2 सेल। जब 1 से 2 सेल बनाते हैं और बच्चे फर्रो बना के जब भी अंदर की तरफ खींचेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्रिवेचर, फर्रो बनेगा। फर्रो बना के करते हैं 1 से 2 सेल, तो इसको बोला जाता है फर्रो फॉर्मेशन। क्या बोला जाता है, फर्रो फॉर्मेशन। तो फर्रो फॉर्मेशन करवाने के लिए सेल और सेल को 1 से 2 के अंदर डिवाइड किया गया, साइटोकाइनेसिस किया गया। और जब साइटोकाइनेसिस हो रहा है तो मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ फोल्ड करके 1 सेल से 2 सेल बनाई जा रही है। और अगर मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ फोल्ड कर पा रहे तो क्यों कर पा रहे, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्लूइडिटी।
तो याद रखना है सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी के इंपॉर्टेंस क्या होंगे, सेल ग्रोथ होगा, क्या होगा बच्चे, सेल ग्रोथ, और क्या होगा, इंटरसेलुलर जंक्शन फॉर्म करना, एंडोसाइटोसिस करवाना, सिक्रेशन करवाना, सेल डिवीजन करवाना। एंडोसाइटोसिस के अंदर याद रखना फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस भी करवाती है, और इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चे, सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। अरे समझ में तो आ रहा है। इसके अलावा सेल डिवीजन और सेल डिवीजन भी करवाती है, और बच्चे सिक्रेशन करवा रही है, और अगर मोर अमाउंट के अंदर सिक्रेट करवा रही है तो क्या बोला जाएगा, एक्सोसाइटोसिस। ओके, सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट। साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म के बारे में आपको मैंने बता रखा है पहले ही। कब बताया था, फर्स्ट क्लास के अंदर ही बताया था क्या। साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। उन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। और सबसे पहले बच्चे जिन सेल ऑर्गेनल के बारे में बात करेंगे, उन सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेट रखते हैं, यानी फंक्शन सेम नहीं है, कोऑर्डिनेशन रखते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं फंक्शन। अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं फंक्शन तो उनको एक सिस्टम में रखा गया, और उस सिस्टम को नाम दिया गया है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या नाम दिया गया है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो का मतलब है इनसाइड, और मेम्ब्रेन का मतलब है मेम्ब्रेन, यानी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर कोई ऐसा सिस्टम है जो मेम्ब्रेन बाउंड है, और उनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेशन शो करते हैं। फंक्शन कोऑर्डिनेशन शो करने का मतलब क्या है, फंक्शन कोऑर्डिनेशन शो करने का मतलब यह है कि आपस में फंक्शन जुड़े होते हैं, लिंक रखते हैं, सेम नहीं होते। अब लिंक रखते हैं तो आप बोलोगे लिंक कैसे रखते हैं। लिंक रखने का मतलब यह है कि किसी सेल ऑर्गेनल ने कोई कंपाउंड एक्स फॉर्म किया, एक्स कंपाउंड है, उसने सिंथेसाइज किया, और बच्चे आगे किसी नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल ने उसको रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद में उस एक्स कंपाउंड के अंदर मॉडिफिकेशन कर दिया, और जब मॉडिफिकेशन कर दिया तो उसके अंदर क्या कर दिए, चेंजेस। हेलो, क्या किए हैं, चेंजेस किया, और फिर बच्चे नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है उसने उसको रिसीव किया, रिसीव करके उससे उसने फंक्शन परफॉर्म किए। तो क्या ये आपस में फंक्शन इनके लिंक्स होकर है। अगर फंक्शन आपस में लिंक्स होकर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन रख रहे हैं। अगर फंक्शन कोऑर्डिनेशन रख रहे हैं तो फंक्शन कोऑर्डिनेशन रखने के बेसिस पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के इनसाइड बच्चों 4 सेल ऑर्गेनल्स को रखा गया है। कितने सेल ऑर्गेनल्स, 4 सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से, पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप प्यार से बोलते हो ईआर। क्या बोलते हो, ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में सेकंड नंबर पे आता है बच्चे गोल्जी बॉडी। कौन आता है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी के बाद में नेक्स्ट आता है लाइसोसोम। कौन सा आता है, लाइसोसोम। और लाइसोसोम के बाद में आता है बच्चे वैक्यूल। क्या आता है, वैक्यूल। अपनी एनसीईआरटी बच्चों 4 सेल ऑर्गेनल्स को, ध्यान से सुने पॉइंट, अपनी एनसीईआरटी 4 सेल ऑर्गेनल्स को ही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रखती है, अदर किसी सेल ऑर्गेनल को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं रखती। 4 सेल ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। 4 कौन कौन से, याद कीजिए कौन से, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। बच्चों प्लास्टिड्स या फिर बोलो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोक्सीसोम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं होते। जब आप आगे जाओगे तो एक प्रोसेस पढ़ोगे जिसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। क्या नाम है, फोटो रेस्पिरेशन। जब भी फोटो रेस्पिरेशन होता है तो 3 सेल ऑर्गेनल्स मिलकर फोटो रेस्पिरेशन को रन करते हैं। और 3 सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीनों सेल ऑर्गेनल मिलके बच्चों वहां पे फोटो रेस्पिरेशन करवाते हैं। लेकिन एनसीईआरटी उन सेल ऑर्गेनल्स को बच्चे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं रखती है। अपने को याद रखना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और जब आप आगे जाके हायर बुक्स पढ़ोगे तो उनके अंदर अदर सेल ऑर्गेनल्स को भी बच्चे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रख रखा है। यहां तक कि न्यूक्लियस को भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रख रखा है, यहां तक कि सेल मेम्ब्रेन को भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट माना है। लेकिन आपको किसको फॉलो करना है, एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट क्या रहेंगे, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। हमने बोला कि इनके फंक्शन कोऑर्डिनेशन शो करते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन शो करते हैं तो बच्चों कैसे करते हैं वो समझना है। तो मैं आपको अभी ईआरएस, ईआर या फिर बोलो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का इंट्रोडक्शन समझाऊंगा। उस इंट्रोडक्शन के अंदर ईआर एंड गोल्जी बॉडी मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएंगे।
अगर ईआर एंड गोल्जी बॉडी उस इंट्रोडक्शन में कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको ध्यान से सुनना है। कहने का मतलब ये है कि जब इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया जाए तो पूरा कंसंट्रेट होके बैठना है। ओके, एक फोटो बना लेता हूं फिर समझाता हूं। समझिए, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर बच्चों 4 सेल ऑर्गेनल्स को मेंशन किया गया है। 4 सेल ऑर्गेनल्स कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। कैसे फंक्शन कोऑर्डिनेशन शो करते हैं वो समझने जा रहे हैं। आपके सामने बच्चों सेल बनाई गई है। सेल के अराउंड जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को बोल रहे हैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड जितना भी सॉलिड और लिक्विड मटेरियल है उसको बोला जाएगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के इनसाइड भरा रहता है जेनेटिक मटेरियल। जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर और जेनेटिक मटेरियल जिसके इनसाइड भरा रहता है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियस। इधर ही ध्यान रखे सारे। न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अराउंड बच्चों आपको डबल मेम्ब्रेन नजर आएगी, यानी न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उस आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूअस एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर निकलती। जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जनरेट होती है, इस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। बच्चों ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूअस सेल मेम्ब्रेन तक मिल सकता है। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन तक कंटिन्यूअस मिल सकता है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे। अगर बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है आरईआर। और आरईआर, उस आरईआर की फुल फॉर्म है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
जिस बच्चों ईआर की सरफेस के ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, उस राइबोसोम अगर एब्सेंट है ईआर की सरफेस पे तो उसको बोला जाता है एसईआर। कहने का मतलब यह है कि इसको बोला जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन ये आता है कि रफ क्यों बोला गया, स्मूथ क्यों बोला गया? बच्चों जब ईआर की सरफेस के ऊपर राइबोसोम है तो उसकी सरफेस रफ है, अगर रफ है तो क्या बोला जाएगा? रफ। और जब ईआर की सरफेस के ऊपर राइबोसोम एब्सेंट है तो उसकी सरफेस है स्मूथ, इसलिए इसको बोला गया है स्मूथ। जब हम आरईआर की बात करें तो आरईआर उस आरईआर का फॉर्मेशन करता है बेसिकली सिस्टर्नी। एक सिस्टर्नी ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो लॉन्ग होती है, फ्लैट होती है, अनब्रांच होती है। क्या होती है? लॉन्ग होती है, फ्लैट होती है, अनब्रांच होती है, और स्टॉक्स की फॉर्म में एक के ऊपर एक अरेंज होती हुई नजर आती है। बच्चों जो एसीआर उस एसीआर का बेसिकली फॉर्मेशन करता है टिब्यूल्स। टिब्यूल्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इरेगुलर रहती है। कैसी होती है? इरेगुलर। बच्चे ये ब्रांच होती है। कैसी होती है? ब्रांच। और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? टिब्यूल्स। अरे क्या बोला जाता है? टिब्यूल्स। टिब्यूल्स से बेसिकली बना होता है एसीआर। अब आपको क्लियर कट यहां पे पता चल गया है कि आरईआर की सरफेस के ऊपर क्या मिलेंगे? राइबोसोम। और एसीआर की सरफेस के ऊपर राइबोसोम रहेंगे एब्सेंट। क्वेश्चन ये आता है कि जब आरईआर की सरफेस के ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं तो कौन से राइबोसोम? 70s राइबोसोम या 80s? 80s। और जब बच्चों 80s राइबोसोम है, 80s राइबोसोम के अंदर 2 सब यूनिट होती है। एक होती है 60s और दूसरी होती है 40s। 60s और 40s 2 सब यूनिट होती है। इसके अंदर 60s सब यूनिट को बोला जाता है लार्ज सब यूनिट, और बच्चों 40s सब यूनिट को बोला जाता है स्मॉल सब यूनिट। जब भी यहां पर राइबोसोम अटैच रहेंगे ईआर की सरफेस के ऊपर तो लार्ज सब यूनिट से अटैच रहेंगे, यानी 60s सब यूनिट से अटैच होते हैं। याद रखना है कौन सी सब यूनिट से? लार्ज। अब बच्चों यहां पे आरईआर और एसीआर का फंक्शन देखना है। सबसे पहले आरईआर और एसीआर का बेसिकली फंक्शन देखा जाए तो आरईआर की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है राइबोसोम, और राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। अगर बच्चों राइबोसोम का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है और वो आरईआर की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे आरईआर का भी मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो आरईआर का मेन फंक्शन क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। जब हम एसीआर की बात करें तो एसीआर की सरफेस के ऊपर राइबोसोम एब्सेंट है, और अगर एसीआर की सरफेस के ऊपर राइबोसोम एब्सेंट है तो बच्चे एसीआर का मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। अगर एसीआर का मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस नहीं है तो फिर इसका मेन फंक्शन रहेगा लिपिड सिंथेसिस। क्या होगा बच्चे? लिपिड सिंथेसिस। तो अब आपसे पूछा जाए कि आरईआर का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। और एसीआर का मेन फंक्शन क्या है? लिपिड सिंथेसिस। जब बच्चों ईआर ने सिंथेसाइज कर लिया प्रोटीन एंड लिपिड, तो इस प्रोटीन एंड लिपिड को ईआर खुद नहीं रखेगा, ये यहां से करेगा रिलीज। जब रिलीज करेगा तो आरईआर बच्चे प्रोटीन को रिलीज करेगा और एसीआर रिलीज करेगा लिपिड को। जब ये रिलीज करेगा तो रिलीज करने से पहले उसकी पैकेजिंग भी करनी जरूरी है। तो लिपिड एंड प्रोटीन को किया जाएगा पैक। जब प्रोटीन की पैकेजिंग होगी तो कौन करेगा? आरईआर। और बच्चे लिपिड की पैकेजिंग करेगा तो कौन करेगा? एसीआर। ध्यान से सुनते जाए। तो जब यहां से बच्चों पैकिंग होगी तो पैकिंग कैसे होगी? जो प्रोटीन है उस प्रोटीन के अराउंड बना दी जाएगी मेम्ब्रेन, और जब प्रोटीन के अराउंड मेम्ब्रेन बना दी जाएगी तो हम बोलेंगे क्या होगी? पैकेजिंग। और जब मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगी तो स्मॉल स्मॉल ओवल शेप स्ट्रक्चर बनेगी। जो स्मॉल स्मॉल ओवल शेप स्ट्रक्चर बनती है और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है तो उनको बोल दिया जाता है वेसाइकल। क्या बोल दिया जाता है? वेसाइकल। तो यहां आरईआर, उस आरईआर से वेसाइकल्स रिलीज होंगे। उन वेसाइकल्स के अंदर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा? प्रोटीन या लिपिड? अरे बोलो प्रोटीन। यानी इन वेसाइकल्स के अंदर क्या भर दिया गया है? प्रोटीन। जब बच्चों एसीआर, उस एसीआर से वेसाइकल्स रिलीज होंगे तो उन वेसाइकल्स के अंदर क्या भरा रहेगा? लिपिड। यानी ये वेसाइकल्स किससे आए हैं? एसीआर से। और ये वेसाइकल्स किससे आए बच्चे? आरईआर से। समझ में तो आ रहा है? अब बच्चों जो वेसाइकल्स यहां से रिलीज हुए उनके अंदर एक में प्रोटीन और दूसरे में लिपिड है। इन वेसाइकल्स को कोई नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है वो रिसीव करेगा, और रिसीव करके इन वेसाइकल्स के अंदर करेगा चेंजेस करेगा। लेकिन कौन से सेल ऑर्गेनल? उस सेल ऑर्गेनल का नाम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या फिर बोल सकते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी बेसिकली बना होता है बच्चे सिस्टर्नी से। किससे बना होता है? सिस्टर्नी से। गोल्जी बॉडी प्रेजेंट रहता है नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में कौन प्रेजेंट रहेगा? गोल्जी बॉडी। अरे समझ में तो आ रहा है? अब गोल्जी बॉडी है, इस गोल्जी बॉडी के अंदर हम देखेंगे तो बच्चों
टू सरफेस देखने को मिलती है। कितनी सरफेस देखने को मिलती है? टू। अब आप बोलोगे टू सरफेस कैसे देखने को मिलती है? बच्चों इसके अंदर हल्का सा देखने को मिलता है क्रिवेचर। क्या देखने को मिलता है? क्रिवेचर। अगर हल्का सा क्रिवेचर देखने को मिलेगा तो एक पार्ट बाहर निकल जाएगा। अगर जो बाहर निकला हुआ पार्ट है उस पार्ट को यहां पर बोला जाता है सिस। क्या बोला जाता है? सिस। सिस बोला जाएगा या फिर इसको बोला जाएगा फॉर्मिंग फेस। क्या बोला जाएगा? फॉर्मिंग फेस। और अगर बाहर निकला हुआ है तो इसको बोल दिया जाएगा बच्चे कॉन्वेक्स। क्या बोल दिया जाएगा? कॉन्वेक्स। बच्चों एक अगर बाहर निकला हुआ है तो दूसरे के अंदर क्या है? क्रिवेचर। ये क्रिवेचर वाला पार्ट मिलेगा आपको टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। कहां मिलेगा? टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन मिलेगा और इस पार्ट को बोला जाता है बच्चे ट्रांसफेस। क्या बोला जाता है? ट्रांसफेस। इसी को एक और नाम दिया जाता है मैच्योरिंग फेस। और इसके अंदर अगर क्रिवेचर है तो इसको क्या बोला जाएगा बच्चे? कॉनकेव। अरे क्या बोला जाएगा? कॉनकेव। तो बच्चों गोल्जी बॉडी, इस गोल्जी बॉडी के अंदर टू सरफेस है। एक को क्या बोला जाएगा? कॉन्वेक्स, और दूसरों को क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। कॉनकेव। अगर बच्चों टू सरफेस रखने वाली स्ट्रक्चर है तो बोला जाता है टू सरफेस जो रखती है वो क्या शो करती है? पोलैरिटी। क्या शो करती है? पोलैरिटी। तो याद रखना है गोल्जी बॉडी क्या शो करता है बच्चे? पोलैरिटी। अरे समझ में तो आ रहा है? अब बच्चों एक फेस इसके अंदर सिस है और दूसरा ट्रांस है। जो सिस फेस है वो सिस फेस मिलेगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। यस और नो? और जो ट्रांस फेस है वो मिलेगा टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्जी बॉडी, इस गोल्जी बॉडी का कौन सा फेस टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन मिलेगा? ट्रांस। और कौन सा फेस टुवर्ड्स द न्यूक्लियस मिलेगा? सेस। अब बच्चों जो यहां से, टाइम थोड़ी हो गया, जो यहां से बच्चे वेसाइकल्स रिलीज हुए उन वेसाइकल्स को आगे रिसीव करेगा गोल्जी बॉडी। कौन रिसीव करेगा? गोल्जी बॉडी। जब गोल्जी बॉडी रिसीव करेगा तो बच्चे प्रोटीन एंड लिपिड से भरे हुए जो वेसाइकल्स हैं वो कहां जाएंगे? गोल्जी बॉडी की कौन से फेस में जाएंगे? सिस या ट्रांस में? सिस। सिस पे जाएंगे। और यहां पर इन वेसाइकल्स के अंदर चेंजेस किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? चेंजेस। थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएंगे। और चेंजेस कर रहे हैं तो क्या करें? क्या फॉर्म करें? इसीलिए इस फेस को क्या बोल दिया जाता है? फॉर्मिंग फेस। अरे क्या बोल दिया जाता है? फॉर्मिंग फेस। जब बच्चों यहां से जो वेसाइकल्स गए वो गोल्जी बॉडी में गए तो गोल्जी बॉडी के इनसाइड प्रोटीन और लिपिड चला गया। अब ये गोल्जी बॉडी इन वेसाइकल्स के अंदर जो प्रोटीन और लिपिड प्रेजेंट है उसके अंदर करेगा मॉडिफिकेशन। अगर मॉडिफिकेशन कर रहा है तो केमिकल का मॉडिफिकेशन कर रहा है। तो हम बोलेंगे गोल्जी बॉडी, इस गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन क्या होता है? केमिकल मॉडिफिकेशन। हेलो, क्या होता है? केमिकल मॉडिफिकेशन। ये केमिकल मॉडिफिकेशन कैसे करता है? बच्चे प्रोटीन और लिपिड के साथ में अटैच कर देता है कार्बोहाइड्रेट को। जब प्रोटीन और लिपिड के साथ में कार्बोहाइड्रेट को अटैच करता है तो हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन कर रहा है। किसका? ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है। जब बच्चों ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म कर रहा है गोल्जी बॉडी तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन। तो ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन प्रोसेस को रन करने वाला कौन है? गोल्जी बॉडी। अरे कौन है? गोल्जी बॉडी। जब बच्चों ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगा तो उस ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को रिलीज भी करना होता है। और जब रिलीज करना होता है तो बच्चे सिस फेज से ट्रांसफर नहीं किया जाता है। रिलीज किया जाता है तो कौन से? ट्रांसफेज से। ट्रांसफेज से रिलीज किया जाएगा लेकिन पहले उसकी की जाएगी पैकेजिंग। क्या की जाएगी? पैकेजिंग। जब पैकेजिंग की जाएगी तो पैकेजिंग होती है बच्चे ट्रांसफेज पे। कौन से बेस पे? ट्रांसफेज पे। ट्रांसफेज पे जब पैकेजिंग हो रही है रॉ मटेरियल की हो रही है या फिर बच्चे मेच्योर मटेरियल की? मेच्योर मटेरियल। जब मेच्योर मटेरियल की बच्चे ट्रांसफेज पे पैकेजिंग हो रही है तो इस फेज को बोल दिया जाएगा मेच्योरिंग फेज। अरे क्या बोल दिया जाएगा? मेच्योरिंग फेज। अब बच्चों पैकेजिंग और पैकेजिंग तो यहां पर ईआर भी कर रहा था लेकिन फाइनल पैकेजिंग कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी। क्योंकि मॉडिफाइड केमिकल की पैकेजिंग कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी। तो बच्चे मेन पैकेजिंग फंक्शन किसका रहेगा? ईआर का या गोल्जी बॉडी का? गोल्जी बॉडी का। तो गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन क्या होता है? पैकेजिंग भी। बाकी बाद में बीच में रह गया, दोबारा बताना पड़ेगा पूरा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आया? ओके, थैंक यू।